बंगाल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? मेरे लिए तो ये वो जमीन है जिसे हम भारत की आत्मा कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां कला अपने सबसे बेहतरीन रूप में निखरी और जहां से निकले विचारों ने क्रांति को जन्म दिया। एक वक्त था जब यह सूबा इतना अमीर था कि दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा यहीं से चलता था। ये सोने की चिड़िया का दिल था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक हकीकत है। वो चिंगारी जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग जलाई, वो बंगाल की ही धरती से उठी थी। यहाँ के विचारकों ने, क्रांतिकारियों ने और आम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो फिर सवाल ये है कि इतनी महान, इतनी अमीर धरती आखिर टूट कैसे गई? क्यों हुआ इसका बंटवारा? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगा जहां साजिश, वीरता और बहुत सारी तकलीफ की कहानियां दफन हैं। बंगाल के इतिहास की बात करें तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, महाभारत के जमाने में भी इसका जिक्र मिलता है। सदियों तक ये दुनिया भर के लिए ट्रेड का सेंटर रहा। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के व्यापारी दौलत कमाने के सपने लेकर आते थे। इसे यूं ही राष्ट्रों का स्वर्ग नहीं कहते थे। और जब हम बंगाल की बात करते हैं तो हम दिग्गजों की बात करते हैं। ये सिर्फ कुछ नाम हैं, लेकिन सोचिए जरा, स्वामी विवेकानंद का दर्शन, सुभाष चंद्र बोस की क्रांति, टैगोर का साहित्य, सत्येंद्रनाथ बोस का विज्ञान। बंगाल ने हर फील्ड में दुनिया को रास्ता दिखाया। मुगलों के टाइम में तो ये उनका सबसे अमीर सूबा था, जो अपने शानदार कपड़ों, सिल्क और जहाज़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। और जहां इतनी दौलत हो, वहां लालची नजरें तो पड़ेंगी ही। फ्रेंच, डच और हाँ, सबसे शातिर ब्रिटिश। सब खींचे चले आए, सब में होड़ थी। लेकिन इस खेल में अंग्रेज सबसे आगे निकल गए। जब 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बने तो उन्हें विरासत में सिर्फ दौलत नहीं मिली थी, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बढ़ता एक खतरनाक तनाव भी मिला था। और इस पूरे तनाव की जड़ में था एक शब्द, दस्तक। ये था क्या? समझिए, ये एक तरह का वीआईपी ट्रेड पास था जो अंग्रेजों को मिला था। और इसका उन्होंने जो गलत इस्तेमाल किया, मतलब कंपनी के अफसर अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी इसे यूज करके टैक्स बचा रहे थे, जिससे बंगाल का खजाना खाली हो रहा था। और तो और, उन्होंने नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता में किलेबंदी भी शुरू कर दी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। एक तरफ नवाब की 50,000 की फौज और दूसरी तरफ अंग्रेजों के सिर्फ 3,000 सिपाही। कागज पर तो ये कोई लड़ाई थी ही नहीं। तो फिर अंग्रेजों ने इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक कैसे हासिल कर ली? जवाब लड़ाई के मैदान में नहीं, एक साजिश में छुपा था। ये जंग ताकत से नहीं, धोखे से जीती गई थी। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। नवाब बनने के लालच में उसने अपनी फौज को लड़ने का ऑर्डर ही नहीं दिया। प्लासी तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो अंग्रेजों के लिए रास्ते खुल गए। मीर जाफर को कठपुतली बनाया, बंगाल का खजाना लूटा। फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई में उन्होंने मुगल बादशाह तक को हरा दिया। और आखिर में इलाहाबाद की संधि से उन्हें मिल गया दीवानी का हक, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। जो कंपनी व्यापार करने आई थी, अब वो बंगाल की मालिक बन बैठी। अब ब्रिटिश राज का दौर शुरू होता है, और ये बड़ा अजीब दौर था। मतलब एक तरफ तो अंग्रेज देश को लूट रहे थे और दूसरी तरफ उसी अंधेरे में बंगाल के अंदर ज्ञान की एक नई रोशनी पैदा हो रही थी। अंग्रेजों की लूट का सबसे खौफनाक चेहरा 1770 के अकाल में दिखा। जरा सोचिए, लगभग 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। और अंग्रेज, उनकी क्रूरता देखिए। उस भयानक वक्त में भी उन्होंने टैक्स कम नहीं किए, बल्कि और बढ़ा दिए। लेकिन कहते हैं ना, जितना अंधेरा गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। इसी दमन से एक नई चेतना ने जन्म लिया। वेस्टर्न एजुकेशन और नए आइडियाज के असर से राजा राममोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने सदियों पुरानी कुरीतियों जैसी सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जंग छेड़ दी। वो तर्क और मॉडर्न सोच की नींव पर एक नया भारत बना रहे थे। तो अब बंगाल में सिर्फ समाज सुधार की बातें नहीं हो रही थी। ये बौद्धिक जागरण और अंग्रेजों का जुल्म, इन दोनों ने मिलकर आज़ादी के आंदोलन की आग को और भड़का दिया। अब मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता की। और ये आग कोई नई नहीं थी। 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह से ही ये सुलग रही थी, जो 20वीं सदी तक एक ज्वाला बन गई।
1905 में बंगाल के बंटवारे के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन ने पूरे देश को एक कर दिया। खुदीराम बोस जैसे नौजवान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और बाघा जतिन जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जान दे दी। उनका एक ही मकसद था, हम मरेंगे ताकि देश जागे। और अब हम इस कहानी के आखिरी और सबसे दुखद पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। वो दौर जब सियासी साजिशों ने बंगाल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये शब्द एक ब्रिटिश अफसर के हैं और इनमें उनकी पूरी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी साफ दिखती है। वो अच्छी तरह जानते थे कि जब तक बंगाल एक है तब तक भारत पर राज करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने बंगाल की एकता को ही तोड़ने की साजिश रची। 1932 में कम्युनल अवार्ड के जरिए अंग्रेजों ने इस बंटवारे को एक सियासी और कानूनी शक्ल दे दी। उन्होंने बहुत चालाकी से बंगाल असेंबली की सीटों को धर्म के नाम पर बांट दिया। यहीं से हिंदू और मुसलमानों के बीच की राजनीतिक खाई इतनी गहरी हो गई कि उसे भरना नामुमकिन सा लगने लगा। बंटवारे से ठीक पहले के कुछ साल बंगाल के लिए किसी कयामत से कम नहीं थे। पहले 1943 का वो भयानक अकाल और फिर 1946 में कलकत्ता और नोआखाली के वो दंगे जिनमें हजारों बेगुनाहों का खून बहा। नफरत और हिंसा का ऐसा माहौल बन गया कि कई लोगों को लगने लगा कि शायद बंटवारा ही आखिरी रास्ता बचा है। ये बयान दिखाता है कि हालात कितने बिगड़ चुके थे। जब अपने ही घर में कोई सुरक्षित ना हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं को भी ये लगने लगा था कि अपने लोगों को बचाने के लिए बंगाल का बंटवारा अब एक दुखद जरूरत बन गया है। ये वो त्रासदी थी जहां बंटवारा एक मजबूरी लगने लगा था। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। एक लकीर खींच दी गई जिसने एक जबान, एक तहजीब, एक इतिहास वाली जमीन के 2 टुकड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना और पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। 200 साल का संघर्ष, जागरण और दर्द का अंत एक गहरे जख्म के साथ हुआ। और क्या ये जख्म कभी सच में भर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हवा में गूंजता है और हमें उस बंटवारे की लंबी परछाई पर सोचने के लिए मजबूर करता है।